तो सबसे पहले हम डेट टाइम रिलेटेड फॉर्मूले यहाँ देखेंगे। ये डेट और टाइम से रिलेटेड है, इनको एक बार कर लेते हैं। किसी फॉर्मूले में कोई डाउट कुछ आता है तो मेरे से पूछ लेना। तो सबसे पहला फॉर्मूला है नाउ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ मैंने फॉर्मूले का नाम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये शीट में एज इट इज़ आप लोगों को भेज दूंगा, तो अपना आराम से प्रैक्टिस करो आप लोग, ठीक है। पहला फॉर्मूला है नाउ, इसका काम होता है सिस्टम का जो भी करंट डेट और टाइम होगा वो डिस्प्ले कर देगा। पीले कलर की जो पट्टी आपको दिख रही है उस पर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, तो आप इस पर जाके देख सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा लगा देता हूँ, ये नाउ लिखना है और एंटर। कोई भी फॉर्मूला जब एक्सेल में स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है? कुछ ऐसा पूछता हूँ जो फिर देखो नहीं बताओगे। इक्वल्स टू के अलावा भी स्टार्ट होता है, क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू के अलावा भी एक ऐसा चीज़ होता है जिसको लगा के फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अब बता पा रहे हो? लगा ले ब्रैकेट ले। तो जो पूछूंगा नहीं बता पा, वो बहुत फर्क है। तुम सोच रहे हो कि मैं सवाल दूंगा आप बना लो, अरे करेक्ट करो, मेहनत करा करो आप लोग, आप तो पढ़ते रहो। हाँ फॉर्मूलाज में जाके मैं कह रहा हूँ कौन सा लेटर हमें खुद लगाना है ना, फॉर्मूला कौन सा लेटर स्टार्ट होता है? इन्वर्टेड कॉमा। ले कौन सा वाला, डबल के सिंगल? लगा दिया। आगे फॉर्मूले का नाम नाउ। ले आगे कुछ है? तुमसे जो जो पूछूंगा वहाँ अटक जाओगे तुम हैं। बात वो नहीं है अटकने की, बात है कि बहुत वास्ट होता है, अथाह समंदर की गहराई है। टीचर के हाथ में ही तुम्हें कितना सिखाएगा कितना नहीं सिखाएगा, तुम्हें क्या पता। इशारा ये दे रहा हूँ मैं तुमको, और सामने वाली पार्टी बनती है ज़्यादा चतुर चालाक कई बार, तो फिर उनको ऐसे काट देते हैं। देखो इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर प्लस से। अब एक नई चीज़ सीख गए। अब देखो लगा फॉर्मूला, नई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनोगे आप? ऐसे बनोगे ना, चलिए छेड़ो मत, सामने वाली पार्टी पढ़ा रही है, ईमानदारी से पढ़ा रही है, चलने दो, काटो। ज़्यादा चतुर बनती है पब्लिक। तुम्हें पता था, ये बताता मैं, लग रहा है तुमको, तुम्हें कैसे पता ये भी होता है? क्या होता है क्या नहीं होता तुमको पता चलेगा कभी? इसलिए करने दिया करो अपना काम, जो जानता है अपना काम कैसे करना है उसको। हाँ अड़ के पंगे लेते। आगे डेट और टाइम है यहाँ पे। अगला फॉर्मूला होता है टुडे। टुडे जो आपका जो फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो आपको आज की डेट बताता है, खाली टाइम नहीं बताता। तो हमने यहाँ पर टुडे लिख दिया, सिंपल। अच्छा, फॉर्मूले के लास्ट में ना हमेशा 2 राउंड ब्रैकेट आएंगी, लास्ट में हमेशा क्या आएंगी? 2 राउंड ब्रैकेट आएगी, छोटी वाली जो ब्रैकेट होती है उनको हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमको ना फॉर्मूला अपनी डेट ना खुद लिखनी होती है। कोई भी डेट है आपको मैनुअली लिखनी है, जैसे मेरे को 15 अगस्त 1947 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? फॉर्मूला लगाऊंगा डेट। अब जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो पैरामीटर पूछता है आपसे, जो जो पैरामीटर आपसे पूछे ना वो दे दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो वो आपसे कुछ पैरामीटर्स पूछेगा, ठीक है। जो भी पैरामीटर वो आपसे पूछे तो वो आपको उसे दे देना है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दूंगा। इसमें मैंने यहाँ पर दिया ईयर पूछना है ना पहले, तो 2025। फिर महीना पूछा, महीना अगस्त, 15 अगस्त में चौथा कहाँ से आ गया? फिर 15 तारीख, और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमको डेट मिल जाएगी, देखो, ठीक है। ऐसे ही टाइम होता है, अगर आपको टाइम डालना है ना कोई भी टाइम, जैसे मैंने आपसे कह दिया सुबह के 7:12 का टाइम है, डालो, एंटर करो, तो टाइम ऐसे डालता है। टाइम पे जाना है, देखो आवर मिनट सेकंड पूछ रहे, डालना है बस। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सुबह के 7 बजे के लिए 7 लिखोगे, और शाम के 7 बजे के लिए 19। अभी जब एंटर करेंगे इम्पोर्टेंट आंसर मिल गया, 7:12। शाम का डालते तो शाम का आ जाता है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला आप सीखेंगे इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे हमारे पास एक डेट किसी ने दे रखी है, अब इस डेट में से हमको ईयर निकालना है, केवल ईयर। तो फॉर्मूला होता है ईयर, ये ले लो और ईयर निकल के आ जाएगा। ईयर निकालना है, डेट है ना, ईयर निकालना है, ईयर नाम का फॉर्मूला यूज करो, डाटा दो, ईयर निकाल देगा। ऐसे अगर आपको मंथ निकालना है इसमें से मंथ, ठीक है, तो मंथ फॉर्मूला है सिंपल, डेट पकड़ो, ये मंथ ढूंढ के दे देगा आपको इसमें से। ऐसे आपको अगर डे निकालना है तो डे निकालने के लिए डे फॉर्मूला होता है, डाटा दिया और ये कनेक्ट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमें टेक्स्ट के अंदर मंथ का नेम निकालना है, अब की बार हमें मंथ का नेम निकालना है, तो मंथ का नेम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टेक्स्ट, सामने से वैल्यू लो, और मंथ का नेम निकालने के लिए एक फॉर्मेट होता है, 4 बार एम लिखना है, तो ये मंथ का पूरा नाम दे देगा आपको निकाला, जुलाई आ गया। अगर आपको डे का नाम निकालना है, डे का नाम क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, अगर वो निकालना है तो फॉर्मूला टेक्स्ट ही रहेगा और यहाँ पे 4 बार डी आ जाएगा। समझ आ गया? अभी यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है डेट डिफरेंस, जब दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो। अब देखो एक डेट हमारे पास है 27 नवंबर 2005 और एक डेट है 14 अप्रैल 2009। अब मुझे इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है कि टोटल कितने साल का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट डिफरेंस। पहले आपको स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है और फिर आपको लास्ट वाली वैल्यू लेनी है। अब इन दोनों में डिफरेंस जिसमें भी निकालना है वो लिखना है फॉर्मेट। अगर आपको ईयर में चाहिए तो वाई लिखोगे, और मंथ में चाहिए तो एम, और डे में चाहिए तो डी। ठीक है, अभी हमें ईयर में चाहिए था, एक एक करके अलग अलग, फिर तीनों को जोड़ लो। ठीक है, एक एक करके तीनों का निकालो, फिर तीनों को जोड़ लो। डायरेक्ट सिंगल फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला लगाया तीनों का निकल गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक्सेल में। अब तुमको मैंने खुली छूट दी, जाओ चैट जीपीटी कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं कि सिंगल सारा निकल जाए, एक एक करके मंथ निकल गया, ईयर निकल गया, डे निकल गया, ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर हमने एंटर किया, क्या निकल गया, ईयर आ गया था, 3 साल का डिफरेंस है। अगर आपको दिनों का डिफरेंस कितने दिन हो गए तो डी लगा लो, दिन आ जाएंगे 1234। समझ गए बात, ऐसे निकल जाए। और कोई सवाल इसमें पूछना हो कुछ पूछ लो। बैच कब खत्म होगा? देखो आगे। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पे ये डेट दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 सितंबर 2022 और ये तीनों डेट अलग अलग है। हमको कंबाइन करके एक फाइनल डेट बनानी है। अब पढ़ने में तो यही दिख रहा है ना 11 सितंबर 2022, हमें इस सेल में इसको कंबाइन करके लिखना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेट फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई डेट फॉर्मूले में 3 चीज़ डालते हैं, कंबाइन हो जाती है, लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पढ़ो इसके बारे में। कंबाइन द डेट इफ द मंथ इज इन टेक्स्ट। ये जो फॉर्मूला होता है ये तब काम करता है जब मंथ का आप टेक्स्ट नहीं डालोगे, आप नंबर में डालोगे मंथ को, तब तो ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मंथ टेक्स्ट में है, काम नहीं करेगा। चेक कर लो आप, ईयर दे दिया, मंथ दे दिया और डे दे दिया, अभी ये काम नहीं करेगा। एंटर करते ही एरर। ये तब काम करेगा अगर ये नंबर होता, मान लो ये नंबर होता, अब ये काम करेगा। लेकिन ये तो टेक्स्ट में आ गया ना, तो आपको दोनों तरीके से डेट बनाना आना चाहिए। कभी कल को अगर ऐसे कोई मंथ टेक्स्ट में हो तो कैसे करना है आपको ऐड ऑन। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डेट वैल्यू। क्या होता है, डेट वैल्यू। अच्छा आप देखो यहाँ पर एक ही पैरामीटर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, तो इन सबको कंबाइन करके लिखना है। तो जैसे 11, फिर कंबाइन करने के लिए M% लगाओ, ये फरवरी हो गया, और फिर लगाओ ये ईयर हो गया। ठीक है, और जब आप एंटर करोगे आपको एक डेट मिल जाएगी। मिल गई डेट। हाँ, कॉमा की जगह एंड, क्योंकि एक ही पैरामीटर बनाना है ना, अलग अलग पैरामीटर नहीं बनाने हैं। गॉट इट। अब देखो मैं यहाँ पर बड़े प्यार से एक चीज़ स्किप कर सकता हूँ, लेकिन एक सच्चा डॉक्टर वही होता है जो सही से इलाज करे, ईमानदारी से। आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। असल में देखो क्या आता है, मैं तो कुछ और करके दिखाया था, हाथों की सफाई बोलते हैं इसे। अभी देखो मैं फिर से लगा रहा हूँ उस फॉर्मूले को, ठीक है, कंबाइन करना है। आप लोग बताओ कैसे लगेगा, बताओ। डेट वैल्यू, आगे बताओ, ये ले लिया, आगे आगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कुछ कि बाईपास हो रहा था कुछ, मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन करा नहीं। अभी देखो क्या आएगा, क्या आएगा डेट, इसका आंसर कितना आएगा, 11/2/22। कितना आ रहा है, लेकिन आ रहा है 11/2/22। तो आप लोग अपने घर पे जब चलाओगे तो ये आएगा, 11/2/22 नहीं आएगा। मैं निकल सकता था ना बाईपास करके, तुम में कोई सपने आ रहे हैं तुमको कि ऐसा कुछ होगा। घर पे जाके कौन करता है, वैसे करते नहीं, तुमको पता नहीं चलता। अब देखो ये क्या है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ऐसे आता है, वैल्यू आती है डेट की हमेशा, डेट बन के नहीं आएगी कभी भी।
तो इसको डेट में कन्वर्ट कर लेना। तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए कीबोर्ड से दबाना कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, ठीक है भाई, कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर। आपने पहले प्रेस कर दिया? पहले से डेट का फॉर्मेट लगा हुआ था ना, मैंने इसको बस ऐसे हटा के चालू किया था फॉर्मूला, तो डेट का फॉर्मेट पहले से इस पे लगा हुआ था, इसीलिए वो डेट बन के आ गया था। मैं इसको बड़े प्यार से बाईपास करके आगे जा सकता था, बड़े प्यार से। आपको तो पता नहीं, अगले साल पता चलता है। ऐसे ही होता है हर जगह। और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट 3, कौन बंदा कैसे पढ़ा रहा है आपको क्या पता। कोई होते हैं जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, उन्हीं की बात लगती है, और उनकी नहीं लगती जो घट घट करके चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया डेट का क्या है। आगे देखिए, आप मेरे से ये पूछ सकते थे ये क्या है। मैं तुमसे एक चीज़ कितनी बार बोली है, तुम एक्सेल में कुछ भी पूछना मैं तुम्हें जवाब दूंगा बेटा, तुम टेंशन ना लो, बेफिक्र बैठो, खुद जिंदा जी चैट जीपीटी सामने बैठा है एक्सेल का, मैं बताऊंगा सब कुछ। लेकिन तुम मेरे से पूछते तभी तो, तुम मेरे से पूछते कि सर ये नंबर क्यों आता है, ये क्या है, तो मैं जवाब देता तुम्हें। अब खुद दे रहा हूँ, अगली बार नहीं करूँगा ऐसा अलर्ट किसी को, ठीक है भाई। देखो ऊपर गए ना ये कितने, इनमें पता नहीं कितनी चीज़ें बनेंगी अभी भी मैं इनमें से कुछ पूछूंगा ना, निकलेगा नहीं उत्तर। घर पे मेहनत करा करो, ठीक है, फॉर्मूले कर करके देखा करो, फिर अपने डाउट बना के आया करो। मैंने आपको एक प्रॉमिस करा है, देखो इतना आप कुछ भी पूछना मैं जवाब दूंगा, और तुमको इतना परफेक्ट बना दूंगा जितना मतलब कोई सोचता नहीं होगा ना। पूछने की ताकत रखो आप। मेरा क्वेश्चन है ये 44603 क्यों है, ये क्या है, और ये 11 फरवरी 2022 ही क्यों बनता है। मतलब कहने का, अगर मैं यहाँ पर 34,234 डालूंगा तो क्या ये भी 11 फरवरी 2034 बनेगा। तो इसका मतलब ये कुछ तो है ना, कुछ तो है ना ये। तो सुनो क्या है ये, हमारा जो एक्सेल का कैलेंडर है वो उसकी जो शुरुआत है, उसका जो पहला तारीख है वो है 1 जनवरी 1900। उससे नीचे का कैलेंडर आएगा ही नहीं, कभी भी ट्राई कर लेना। 1 जनवरी 1900, उससे नीचे का कैलेंडर नहीं आता, ठीक है, समझ गए बात। 1 जनवरी 1900। अच्छा, जब आपने यहाँ पर ये डेट लिखी है ना 34,234, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ यार, अब देखो मैं यहाँ पर क्या डेट थी, ये थी ना डेट। ये जो नंबर है ना, इस नंबर को नॉर्मल या कोई तुक्केबाजी का नंबर मत समझो। ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 जनवरी सन 1900 से लेकर 11 फरवरी 2022 तक दिनों की संख्या 44,603 है। ये दिनों की संख्या है कि 1 जनवरी 1900 से लेकर 11 फरवरी 2022 तक टोटल दिन 44,603 हो गए हैं। ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका लाइव एग्जांपल देखो, अगर ये 2 है यहाँ पे और इसको मैं डेट में कन्वर्ट करूँगा तो ये 2 जनवरी 1900 बनेगा। करें कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, पढ़ूंगा क्या बना ये, अब आ रहा है कुछ समझ में। अगर मैं यहाँ पर 365 डालूंगा तो 30 दिसंबर जो भी बनेगा अपना बन जाएगा 29, जो भी होगा 1900 का है ना, वही बनेगा 30 दिसंबर। कंट्रोल शिफ्ट 3 आ गया 30 दिसंबर। अभी कुछ पता लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा 1234 तो कुछ तो बनेगा, 1903 बन गया डेट। समझ में आ गया, दिनों की संख्या है और कुछ नहीं है, बस इसीलिए इसको कर देते हैं। सर जैसे कैलेंडर में जैसे 1900 से हमारे पास डेट्स का उसमें सेटअप है, अगर वैसे 1800 या 1700 वैसे तो उसकी डेट्स नहीं आएगी। अभी तो बोला होता ही नहीं है, होता ही नहीं तो कैसे आएगा। एक्सेल में घुस के उसको कोड करना पड़ेगा, है ना, पावर लेनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट से, भाई अपना राइट्स दे मेरे को, एक्सेल के अंदर जाना है, ठीक है। आगे बढ़ें। ये तो चलो पढ़ाई की बात हो गई। एक वैसे ही मैं अगर अब आगे देखो, अब हम यहाँ पर निकालेंगे नेट वर्किंग डेज। उससे पहले एक फॉर्मूला हमारे पास है एंड ऑफ द मंथ, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। एंड ऑफ द मंथ का मतलब होता है कि जो भी डेट सामने दे रखी है उसके महीने की आखिरी डेट यहाँ पे आ जाएगी, उसे एंड ऑफ द मंथ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 फरवरी 2009,
तो इसके महीने की आखिरी डेट जो भी होगी आ जाएगी, जैसे कि 28 फरवरी 2000। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एंड ऑफ द मंथ, सामने से डेट लेनी है बस, और एज अ रेफरेंस मंथ का नंबर डालना है। अगर आप करंट मंथ पे काम करना चाहते हो, इसका करंट मंथ कितना है, फरवरी, तो करंट मंथ का मतलब 0 कहलाएगा, 0 डालना है। और नेक्स्ट मंथ पे जाना है तो 1 डालना है, प्रीवियस पे जाना है -1 डालना है। इस तरीके से आप अपने साइकिल चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, वी गॉट एन आंसर 28 फरवरी 2000। समझ में आ गया? अब इसमें 28 आया, 29 नहीं आया, ऐसा क्यों? जब वो लीप ईयर नहीं था। इसका मतलब आप लोगों को लीप ईयर का ज्ञान है? ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ईयर डाला, लीप ईयर। मैंने लीप ईयर डाला यहाँ पर, लेट सपोज 1900 फरवरी का महीना और 4 तारीख, ठीक है। इसकी आखिरी डेट क्या आएगी? आखिरी डेट सर आएगी 28 वाला बताओ कौन है? लीप ईयर होता क्या है पहले ये बताओ मुझे। जी सर, एक दिन कम होता है हर साल में से 365 दिन होते ओ हैं। भाई मेरे वो नहीं कह रहा मैं, ये तो पता मुझे। कोई ईयर अगर हमारे पास होता है तो वो लीप ईयर है कि नहीं, कैसे पता चलता है? 4 से जो 4 से डिवाइड होता है, जैसे 2004। अब ये ईयर कौन सा है? ये ईयर कौन सा है? 25 ये लीप ईयर नहीं है। अरे ईयर 25 है, सर उसमें कौन सा ये ईयर है? है? एक मिनट, ये ईयर कौन सा है? वो तो लीप ईयर है। ये जो 1900 मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है? तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29 और तुम लोग क्या जवाब दे रहे हो? 28 पहले नो बताओ, 1900 लीप ईयर है कि नहीं है? कैसे पता चल रहा है लीप ईयर है? हाँ, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो पढ़े लिखे हो सब? ग्रेजुएशन सबका हो गया ईमानदारी से? सर नहीं है, ये नहीं ये लीप ईयर नहीं है, 28 ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब कोई ईयर दे देंगे ना, तुम लीप ईयर बता सकते हो? असंभव है, तुम्हें नहीं पता लीप ईयर क्या होता है। तुक्का आज मार, तो 4 से डिवाइड, ये भी 4 से डिवाइड होता है। 1900 4 से डिवाइड नहीं होता? होता है। फिर चिट क्यों मारा है भाई? छोड़ो तुम लोग, अपनी जी के थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करो। तो आंसर तो सही था। तुम ना कोई भी टॉपिक उठा लो, उसमें भी तुम्हारी गलती निकाल दूंगा, सोच के देखो तुम। कोई भी टॉपिक हल्के से हल्का हैं। अब इसको करेक्ट कर लो। देखो तुम अगर 1 साल ऐसे बिता गए ना, तुम IAS पार करने की कोशिश करो, मतलब इतने अलग हो जाओ। देखो जो ईयर होता है ना, अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 4 से डिवाइड करके देखा करो, लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर होता है तो उसको 400 से डिवाइड करना चाहिए। अब 1900 है, ये सेंचुरी ईयर है, तो इसको 400 से डिवाइड करके देखो, ये भाग नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हो बिना डर के कि ये लीप ईयर नहीं है। किताबों में पढ़ा दिया हमको 4 से डिवाइड कर लो, वो गलत था, करेक्ट करो। अब अगर सेंचुरी ईयर हुआ तो 400 से देखते हैं, उसे 4 से नहीं देखते। अब सारे गलत हो, अब तक सारे स्टार्टिंग से, यही नहीं तुम जमा घटा में भी गलत हो जाओगे। हाँ चलो, तो यही कारण होता है कि जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ तो जवाब नहीं आते, इसलिए मैं पहली रिकॉर्डिंग पर ही आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, कभी क्लास चलाओ तो, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा हो चुका है, ठीक है, कि जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा जवाब नहीं निकलेगा। अभी देख इसका हुआ था, अभी स्टार्टिंग में आते ही कह रहा था मैं फिल्टर बता दूंगा सर, कुछ भी पूछ लो। आगे देखो, अगला पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डेट है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। हम लोगों को वर्किंग डेज काउंट करने हैं कि इस महीने में टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। वीकेंड को अगर छोड़ दिया जाए तो वो वर्किंग डेज होते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और संडे की आपकी छुट्टी है, तो मंडे से सैटरडे आपके वर्किंग डे हैं, तो आपको वो काउंट करने हैं कि पूरे महीने में आपके वर्किंग डे कितने हैं। तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए एक्सेल हमको एक फॉर्मूला देता है जिसका नाम होता है नेट वर्क डेज। ये फॉर्मूला क्या करता है
केवल वर्किंग डेज काउंट करता है और जो वीकेंड होते हैं उनको हटा देता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वीकेंड केवल और केवल सैटरडे संडे को मानता है। तो जो सैटरडे संडे ही तो होते हैं वीकेंड, तो सैटरडे संडे को ये अपने आप माइनस कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने यहाँ पर पहली तारीख सेलेक्ट करके दी और ये लास्ट तारीख सेलेक्ट करके दी। तो जैसे ही मैं अब यहाँ एंटर करूँगा, कुछ नहीं करना, तो ये मेरे को दिन बता देगा। तो मार्च का महीना आप चाहे तो वेरीफाई कर लो, उसमें सैटरडे संडे 10 हैं, तो कुल मिलाकर 21 आ गया उत्तर। तो 21 दिन का वो वर्किंग डे था आपका। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। सर मतलब अगर कोई ऑल्टरनेट भी रहता है कि मान लो फर्स्ट और थर्ड सैटरडे वर्किंग रहता है, सेकंड वो मैनुअली काटना पड़ेगा 2 दिन। अब महीने में 2 ही बार आएगा सैटरडे, कभी भी देख लो, फर्स्ट और थर्ड हो चाहे कोई भी, 2 ही तो आएंगे सैटरडे, वो मैनुअली -2 करके कटेगा। कभी कभी 5 भी आ जाता है ना सैटरडे, कटेंगे तो 2 ही, फर्स्ट और थर्ड ही कटेगा ना, 5 हो चाहे 6 में क्या मतलब है, कटेंगे तो 2 ही छुट्टी है उसकी, है ना। और कोई सवाल किसी का? संडे संडे की हो सर मालूम। ओके, मान लीजिए इन्होंने कहा कि छुट्टी सिर्फ संडे संडे की है, अब कैसे करें यहाँ पे? तो इसका तरीका ये होता है, आप लिखो नेट वर्क डेज और एक दूसरा फॉर्मूला लगा देना इंटेलेक्चुअल ऐसे। इसके अंदर आप खुद से डिसाइड कर सकते हो अपना वीकेंड। ये हमने स्टार्टिंग डेट दी और ये हमने एंडिंग डेट दी, और वीकेंड आप खुद से डिसाइड कर लो कौन सा है। आपने कहा कि आपका वीकेंड संडे है, तो इसके सामने क्या कोड है? 11 है। अगर आपने कहा ट्यूसडे का वीकेंड है आपका, तो 13 है। जैसे मेरा मंडे का वीकेंड होता है, तो मैं अपने लिए अगर काउंट करूँगा तो क्या डालूंगा? अब जब मैं एंटर करूँगा तो कितना नंबर आया? तो मार्च के महीने में मेरे वर्किंग डे 26 थे। कुछ भी निकल सकता है उसमें, सब कुछ, समझ गए? अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है वीक नंबर। एक साल में टोटल वीक कितने होते हैं बताएगा कोई? बताओ। सोच के क्यों बताना, आई थिंक क्यों होता है? कंफर्म बताओ ना। आई थिंक इसमें कंफर्म बताना होता है। 52 इज द राइट आंसर। एक साल में 52 वीक्स होते हैं। एक साल में कितने वीक्स होते हैं? तो इस आंसर को नहीं दिया ना, तो इससे मेरे को आइडिया लग गया कि आप लोगों की जो क्वांटिटी की यूनिट का अंदाजा लगाने का जो परामर्श है ना, वो गड़बड़ होगा जरूर, ऑलमोस्ट गड़बड़ होगा। रत्ती नहीं जानते हो? रत्ती जानते हो क्या होती है? रेत नहीं कह रहा मैं, नाम तुम्हारी रद्दी रद्दी, रत्ती कह रहा हूँ मैं, रत्ती यूनिट होती है मेजरमेंट करने की किसी चीज को। हाँ? मन बताओ, मन। एक मन सर 100 मन का था, मान लिया था। मेरे को नहीं पता 100 मन और 1.5 मन। एक मन में कितना होता है? 40 किलो। 40। तो आपकी क्वांटिटी में है ना गड़बड़ी। जब आपको ये नहीं पता एक वीक में कितने सप्ताह होते हैं, उसको सोच रहे हो, तो क्वांटिटी में भी गड़बड़ होगा आपका, पक्का गड़बड़ होगा। ऐसे ही पकड़ते हैं वो जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, पकड़ते हैं एक गड़बड़ कर दिया, तार से तार जोड़ते चले जाओ तो फंसेगा ही फंसेगा, वो उसी तार से कनेक्ट करके चलते हैं वो आगे तक। चलिए, तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। अब हमको ये देखना है कि सामने कोई भी डेट हो, हमें उसका ये पता करना है कि अभी ये कौन सा वीक है, यानी साल के कौन से सप्ताह में चल रहे हैं। आज हम साल के कौन से सप्ताह में, हमें ये चेक करना है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ये देखो, हमारा जो वीक डे होता है वो शुरू कहाँ से होता है? मंडे से। हमारा वीक डे तो मंडे से ही चालू होता है ना। संडे से होता है किसी का? संडे को छुट्टी मनाते हो तो वीकेंड होता है वो तो। मंडे से कराते हैं। हाँ, तेरे को किससे करना है तो ये बताओ, उसी से करा देंगे हम तो, मंडे से, है ना। हम अपने हिसाब से देखेंगे ना, हमारा जो वीक डे स्टार्ट होता है कहाँ से होता है? मंडे से। और संडे को हम क्या बोलते हैं? छुट्टी, वीकेंड नहीं बोलते। आज मेरा वीकेंड है, क्या बोलते हैं? वीकेंड। तो किसी अच्छे से पढ़े लिखे बच्चे को भी छोटा सा थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसको भी समझ में आ रहा होगा वीकेंड मतलब सप्ताह का अंत। साफ समझ में आ रहा है। तो सप्ताह का अंत क्या हुआ? संडे। उसके बाद अगला दिन जो भी आएगा वो सप्ताह की शुरुआत हुई। तो मंडे हमारा वीक डे स्टार्टिंग का डे हुआ कि नहीं हुआ? आगे समझ में आता? एक्सेल में मंडे का एक कोड होता है वीक डे का, उसे 2 बोलते हैं, याद रखना है। वीक डे का क्या कोड होता है एक्सेल में? 2 होता है, ठीक है। एक्सेल में मंडे को 2 माना जाता है। हो गया? क्योंकि एक्सेल अपने जो डे होते हैं ना वो संडे से चालू करता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और संडे को पहला मानता है ना। अंग्रेज लोग हैं यार, ये इन्होंने बनाया था ये, वो मानते हैं, मानने दो, हम थोड़ी ना माने, हम तो अपना मंडे को मानते हैं, तो हम मंडे के हिसाब से चलेंगे।
आप संडे के हिसाब से जाना चाहते हो तो 1 मानकर चलो आप, फाइनल उसके हिसाब से काउंट करो, तो मंडे के हिसाब से चलेंगे। तो इसका वीक नंबर निकालने का तरीका होता है, आप लिखो वीक नंबर, सामने की डेट उठाओ और अपने डे की शुरुआती डेट बताओ, 2 से होता है ना मंडे से स्टार्ट आपका। अब मारो एंटर, अब क्या करो एंटर। हम साल के 36वें सप्ताह में हैं आज, कल क्या है, कल मंडे है ना, कल इस फॉर्मूले को लगा के देखना 37 आ जाएगा। और अगर सर कल की डेट डालोगे ना 37 आ जाएगा। बोलो बोलो। अगर सर 1 करते हैं 2 की जगह पे जैसे, तो 2 की जगह 2 कहाँ है, वो संडे के हिसाब से काउंट करेगा, तो आंसर उसमें भी 36 वो संडे के हिसाब से काउंट करेगा। अब जो भी बनेगा संडे के हिसाब से, मैं क्या कह सकता हूँ, आज संडे है, सप्ताह लग गया उसके लिए 37वां सप्ताह, हम तो मंडे के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी कॉल भाई। तुम्हें वीक डे कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने। तो ऐसे आप पता लग सकते हो कि भाई साल का कौन सा सप्ताह चल रहा है, कौन सा नंबर चल रहा है। अच्छा, एक होता है वीक डे, एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 दिन होते हैं। अच्छा, मंडे पहला दिन हो गया वीक की शुरुआत में, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे थर्सडे। एक्सेल की नज़र में मंडे का कोड 2 है, ये याद रखना, ठीक है। हमारी नज़र में तो 1 है, हमारी नज़र में तो 1 है, हम तो मंडे को एक पहला दिन मानते हैं, एक्सेल ही तो मानता है, तो एक्सेल की भाषा से बात करनी है, ठीक है भाई, समझ गए। चलो निकालते हैं। अब 25 दिसंबर 2025 को क्या था निकाल के देखते हैं। यहाँ लिखना है वीक डे, सामने से डेट लेनी है, और सप्ताह की शुरुआत मंडे से होती है, तो उसका कोड आ गया 2 आ गया। अभी मारेंगे एंटर, क्या बता रहा है 4 बता रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी 25 दिसंबर को थर्सडे, अपना मोबाइल खोल के चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, 25 दिसंबर को थर्सडे होना चाहिए, चेक कर लो एक बार, वेरीफाई हो जाएगा। मैं तो वेरीफाई हूँ, तुम्हारा हो जाएगा। देखो 25 दिसंबर को थर्सडे होगा, तुम यार चेक करने में इतना टाइम लगाते हो, फोन खोल के देख लो। यस सर। हैं, कई लोग तो बैठे बैठे चेक कर रहे हैं, 7 हो गया, 7 7 14 14 21 ऐसे क्यों कर रहे हैं, कैलेंडर खोलो तुरंत वेरीफाई करो, हैं। चलो हो गया ना तक। अगर हमारी मैनुअल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होती ना, हम कैलकुलेटर यूज ना करते। अभी यहाँ तक क्लियर हमारा वीक डेज का। तो कोई भी डेट डाल के आज हम देख लें, आज क्या संडे है ना, 7 उत्तर आएगा। देखो आज की डेट डालूंगा तो 7 संडे हो गया ना, ऐसे। अभी कोई दिक्कत, अब ये सारे सवाल समझ में आ गए फॉर्मूले। अब मैं आपको एक सवाल दूं जो इन्हीं फॉर्मूले से मिलके बनेगा। मैं तो जानता हूँ कि नहीं बना पाओगे आप, लेकिन आपको करनी है कोशिश कि बनाओ, तभी सीखते हो, ठीक है बेटा, तभी सीखते हो। बनेंगे नहीं, इतना आसान नहीं बना दोगे। एज इट इज तो पूछूंगा नहीं, जो लिख रहा है ऐसे लिख दो, ये तो बने। ये फॉर्मूले तो एक ये वो होते हैं, ये तो ए अनार आ से आम है। जब बड़े हो गए आप, जब ये तो ए अनार आ से आम है, ये तो रहेंगे ही। जैसे आप कभी हिंदी सीखने गए थे तो उन्होंने वर्णमाला सिखाई थी, शब्द बनाने सीखे ना फिर आपने। ऐसे ही जब भी कभी डेट टाइम के फॉर्मूले लगेंगे तो फॉर्मूले तो यही रहेंगे, बाकी इससे सारी घटनाएं घटित होंगी जो भी निकालना हो, समझ गए। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से, ये डेट दिख रही है आपको, इस फॉर्मेट में लाना है डाटा। ये डेट ऐसे बनानी है, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। ऐसे देख के हैरानी से देखते हो तुम लोग, इसको ऐसे बनाना है अब इस फॉर्मेट में। और तुमको बताओ क्या चीज़ नहीं सिखाई मैंने, डेट निकालना सिखाया, थर्सडे कैसे निकलता है, मंथ भी सिखाया, नंबर भी सिखाया, सब कुछ सिखा रखा है। हालत वहाँ ख़राब हो गई, ऐसा डायरेक्ट नहीं सिखाया आपने। डायरेक्ट कभी कुछ होता है तो बनानी पड़ती हैं चीज़ें। आप लोग ट्रेनिंग किस बात की ले रहे हो, ट्रेनिंग का मतलब हमने सिखा दिया, अब अपने आप को प्रूव करो कि यू आर ओके, यू आर एलिजिबल, ठीक है। ये बना के देखना। अगला टास्क, यहाँ पर मैंने कुछ टाइम दे रखे हैं, ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आते हैं और चले जाते हैं, उनके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं, इन टाइम आउट टाइम दोनों दिया हुआ है। तीसरा सवाल, यहाँ पर आपको एक तारीख दी हुई है, उसका डे नंबर निकालना है। एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर यहाँ पर 1 जनवरी होता तो डे नंबर आता 1, अगर यहाँ पर 1 फरवरी होता तो डे नंबर आता 32। एक साल में कौन सा डे नंबर चल रहा है, ये साल का कौन सा दिन है, समझ गए। तो ये 7 सितंबर है, तो साल का कौन सा दिन हो गया, 200 250 जो भी दिन बनेगा वो निकालना है।
ठीक है, कितने सवाल हो गए? 3 हो गए। इन सवालों को करने का मतलब होगा इसकी तो घोट के प्रैक्टिस करना है, और इनको इतनी मेहनत करके आगे तक पहुंचना। इनको डायरेक्ट आप चैट जीपीटी पे डाल के जो निकालेगा वो एक शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहा है, और जो बच्चा शॉर्ट रास्ता ढूंढ के जाएगा किस दिन गिरेगा। आप पहाड़ पे चढ़ गए, शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहे हो, सीधा कूद जाओ, सबसे पहले पहुंचोगे नीचे, नुकसान तुम्हारा होगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे छोटा रास्ता वही है चैट जीपीटी। आप जाओ, सारा डालो, चैट जीपीटी तुरंत देगा। वो गिर रहे हो आपको इतनी गहरी चोट लगेगी, जिस दिन आपको बनाने का मौका मिलेगा कुछ नहीं बनेगा आपसे। अपनी पूरी ताकत सोच सोच के बनाओ ना, क्या लगेगा, लॉजिक क्या लगेगा, दिमाग के तारे खोल दो एकदम, ये बन जाएगा धीरे 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 पहुंच के। जहाँ पर अटको थोड़ी सी गूगल की हेल्प ले लो, हल्का फुल्का देख लो। डायरेक्ट जाते ही आप उसके आगे बीन बजा देते हो, ये निकाल के दे, ऐसे ही करते हैं बच्चे, उससे समझ नहीं आता। हम लोगों ने कभी ऐसे नहीं करा था, अगर ऐसे करते तो हम नहीं बना पाते। आज जब भी तो कहता खुले में, तुम पूछ लो क्या पूछना है, और चैट ऐसे करा होता तो हम बताते क्या आपको? समझ में आ गई बात? तरीका मैंने बता दिया, ऐसे करके देखो तब सीख जाओगे आप। हमारा पर्पस आप लोगों को सिखाना है, रट्टा मरवाना नहीं है, कोर्स खत्म करना नहीं है। सीख जाओ आप किसी तरीके से, बनाना सीख जाओ चीज़ें। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है डेट टाइम का। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मेट की साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो बेसिकली काम आते ही आते हैं। सम, प्रोडक्ट, मीन, मैक्स, एवरेज, मीडियन, मोड, सिंगल, रैंक, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ सम प्रोडक्ट, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इनको एक बार देख लेते हैं। इसके करने के बाद तकरीबन 28 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और टोटल मैंने बताया था कि आपके कोर्स में 60 के तकरीबन फॉर्मूलेज हैं जो हमें करने हैं, तो आधे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं ये पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर बनाएंगे। यहाँ देखिए कुछ बच्चों के नंबर हैं, ये स्कोर हैं 4 सब्जेक्ट में, हमें इन बच्चों का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम। आपको जिस बच्चे का टोटल करना है उसका डाटा सेलेक्ट करो, और यहाँ पर आप कर दो कंट्रोल एंटर। सबका एक साथ निकल गया ना, कंट्रोल एंटर एक साथ। अगर आपको बच्चों का हाईएस्ट स्कोर पता करना है क्या रहा, तो मैक्स नाम का फॉर्मूला होता है। जो भी रेंज आप दोगे उसमें जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो उसे बता देगा, जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा। ये आ गया। ऐसे ही एक फॉर्मूला मिन होता है, वो सबसे छोटी वैल्यू आपको डिटेक्ट करके देता है। मिन फॉर्मूला लो, सामने जो राम नाम का स्टूडेंट है उसका डाटा दो, कंट्रोल एंटर, या आंसर तो छोटा स्कोर। एवरेज स्कोर पता करना है बच्चों का, तो फॉर्मूला होता है एवरेज। सामने से डाटा देंगे आप, और यहाँ पर आप कंट्रोल एंटर, एवरेज पता चल गया। ठीक है। अच्छा, इस पूरे डाटा सेट के अंदर मुझे पता करना है कि कितने सेल ब्लैंक हैं। ये जो पूरा आपको ये डाटा सेट दिखाई दे रहा है, इसमें ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं। ठीक है। तो ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक। तो जैसे आप काउंट ब्लैंक लगाओगे, आपको बस रेंज पिक करके देना है उसको। अब इसमें जो भी सेल्स ब्लैंक होंगे वो उन्हें बता देगा। देखो 4 आएगा इसका उत्तर। आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आता? नॉर्मल थे, सिंपल थे फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि कितने सेल ब्लैंक नहीं है। जो सेल ब्लैंक नहीं होते उनको काउंट करता है वो, उसे हम बोलते हैं काउंटा। आप ये डाटा दीजिए, इसका उत्तर आएगा 46। 46 सेल्स हैं जो ब्लैंक नहीं है। अगला फॉर्मूला होता है न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करना, यानी वो सेल्स काउंट करने जिनमें नंबर्स हैं, सिर्फ नंबर्स। ना तो खाली सेल काउंट करेगा, ना टेक्स्ट वाले सेल काउंट करेगा, सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा जहाँ पे आपने न्यूमेरिक एंट्री करी है। तो उस फॉर्मूले का नाम होता है काउंट। तो काउंट केवल न्यूमेरिक सेल काउंट करता है। एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं इस पर लगाता हूँ इसको। तो न्यूमेरिक सेल्स केवल 4 है, तो इसका उत्तर 4 आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम गुना करना सीखते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 23,000 रुपये, आपने उसकी 12 यूनिट परचेज करी, तो टोटल कितने पैसे आपने पे करे, ये हमको निकालने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट। आपको बस ये रेंज देनी है, इसका टोटल आ जाएगा। अब इन सभी का टोटल निकालना है, नीचे तक ड्रॉप कर दो। अब इनका ग्रांड टोटल निकालना है कि टोटल बिलिंग अमाउंट आपने कितना दिया, तो इन सबको जोड़ दो। आप कितना पे करोगे उस दुकान वाले को, तो यहाँ पर आप निकाल देंगे सम। और सम निकालने का एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल टू, कि तुरंत आपको सम निकाल के दे देगा। आपको बस यहाँ जाना है, यहाँ पे दबाना है ऑल्ट इक्वल टू, एंटर करना है, गॉट एन आंसर। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि आपको टोटल बिल अमाउंट बताना है जो ये निकला था, बिना इसकी हेल्प के।
मतलब ये यूज़ नहीं करना और ये निकाल के दिखाना है, आपके पास सिर्फ ये डाटा है और इनका इंडिविजुअली टोटल ना निकाल के डायरेक्ट आपको बिल अमाउंट बताना है। ऐसा सवाल आपसे आ जाए तो कैसे निकालते हैं? देखो सवाल समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम प्रोडक्ट। हम इसको जितनी भी यूनिट के प्राइस थे वो दे देंगे पहले, और फिर जितनी भी क्वांटिटीज थी वो दे देंगे, बाकी की सिरदर्दी इसकी होगी वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अब मैच कर लीजिएगा, वही सेम आंसर यहाँ पर आएगा। देख लो 338,620 सेम आ रहा है, तो बिना किसी कैलकुलेशन के आप अपने आंसर तक पहुँच गए। यहाँ तो कोई डाउट किसी का? अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है रैंक। इसमें हम बच्चों की रैंक निकाल सकते हैं कि किस बच्चे की क्लास में क्या पोजीशन है। तो जैसे राम नाम का जो स्टूडेंट है इसके 45% मार्क्स आए हैं, तो इसकी क्लास में 3rd रैंक है, लेकिन फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया रैंक नाम का, सामने से इस बच्चे का डाटा दिया। अब इसकी जो रैंक होगी वो रेफरेंस, यानी जिन बच्चों में इसको कंपेयर किया जा रहा है वो ये 4 बच्चे हैं, और ये 4 बच्चे लॉक कर दूंगा मैं ताकि अपना रेफरेंस ना छोड़े, ये रेफरेंस ना छोड़े। चलो मानकर चलो मैंने लॉक नहीं करा तो दिक्कत होगा। अभी देखिए अब लॉकिंग चालू हो गया, देखो एंटर किया 3 आ रहा है, लेकिन जब आप इसको ड्रैग करोगे तो उत्तर गलत आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझाएं? जब आप इसको ड्रैग कर रहे हो तो यहाँ जो रेफरेंस लग रहा है वो रिलेटिव है, तो रेफरेंस मूव करेगा। देखो यहाँ पर मूव करेगा रेफरेंस, जो ये वाला सेल था I3 ये भर के I4 हो गया, यहाँ आ गया ये, और जो रेंज आपने सेलेक्ट करी थी वो भी एक कदम नीचे आ गई। रेफरेंस पढ़ा था ना आपने, और आधा घंटा और लिया था आज तुम लोगों ने रेफरेंस पे हैं, तो रेफरेंस तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। मूव हो रहा है ना, तो इस केस में ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है आपका पहला वाला, ये तो मूव करना चाहिए, लेकिन रेड वाला थोड़ी ना करना चाहिए, रेड वाला तो मूव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में जो रेड वाला ब्लॉक था इसको लॉक कर दो आप, एब्सोल्यूट कर दो, ये मूव नहीं करेगा फिर, इसीलिए पढ़ाते हैं। अब ये मूव ही नहीं करेगा, अब बिल्कुल सही रैंक आएगी सब बच्चों की, ये कैलकुलेशन। अब क्यों? क्योंकि 4 को देखो, लाल वाला ब्लॉक अभी भी वही है, सिर्फ नीला वाला नीचे नीचे आया, दिख रहा है? देखो किसी को भी देखो, अब उन बच्चों की जो रैंक है नहीं 4 बच्चों में कैलकुलेट होगी, वो हिलेगा ही नहीं, इसलिए रैंक सीखा। तो ये हो गया रैंक निकालने का तरीका, आप निकाल सकते हैं। लॉकिंग वॉकिंग का जो सिस्टम होता है ना भाई, आप इतने पढ़े लिखे और इतना मतलब बुद्धि से अपने आप को इतना परिपक्व और मैच्योर कर लो कि इन चीज़ों का ज्ञान अब आपको अपने स्तर पर हो जाए, अपने लेवल पर आप अनुमान लगा पाएँ कि किसको लॉक करना है किसको नहीं करना है, कब तक उंगली पकड़ कर चलोगे। अब वो वक्त नहीं रहा है, जॉब का टाइम है, आपके सामने जॉब है, अब बच्चे नहीं होगी आपको, कब तक उंगली पकड़ के चलोगे? उंगली पकड़ के चलने का मतलब होता है जब भी ये समस्या आई आप तुरंत मेरे पास आ गए, सर ये कैसे हुआ भूल गया, सर ये कैसे हुआ भूल गया। इसलिए वो परिपक्व होने का टाइम आ चुका है, तरीका प्रोसेस सब बता चुका हूँ, बस अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको समझने की कोशिश करो, कब कहाँ किसको लॉक करना है इस चीज़ को समझो, ठीक है? जैसे मैंने अभी यहाँ पर समझाया, जब आप पहली बार लगाओगे एरर आएगा, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगा के क्रैक करो उस चीज़ को कि किसको लॉक कर रहा है। इसका एग्जांपल दिया ना मैंने, जब मैंने इसको लॉक किया लाल वाला हिस्सा नीचे आ गया था, ऐसे देख लिया करो, फिर आपको थोड़ी देर के बाद अंदाजा हो जाएगा लाल वाला हिस्सा नीचे नहीं आना चाहिए था, इसको लॉक कर दिया जाएगा, लाइक दैट। आगे समझ में? तो ये कंप्लीट हुआ। अब कुछ बेसिक सवाल हो रहे हैं यहाँ पर, इनको भी एक बार निपटा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर्स का डाटा सेट है, काफ़ी सारे नंबर है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव ब्लैंक सब कुछ है। हमको इसमें से वो नंबर काउंट करने हैं जिनकी संख्या 50 से बड़ी है। जो भी नंबर इसमें 50 से बड़े हैं या बराबर है वो सारे नंबर हमें काउंट करने हैं, यानी कंडीशंस के आधार पर काउंटिंग की जाएगी। एक ही नंबर को मैनुअली काउंट करोगे तो सोच लो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, तो है ना, बहुत बड़ा नंबर होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है आप लिखेंगे काउंट इफ, सबसे पहले रेंज, मतलब ये पूरा डाटा आप इसको दे देंगे। आप क्राइटेरिया बताएंगे जो चीज़ काउंट करनी है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है, जो भी क्राइटेरिया आप लिखेंगे डबल कोट्स में लिखें, और मुझे काउंट क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, बस। अब इसकी सिरदर्दी ये कर लेगा, ये देखो 68 नंबर ऐसे हैं इसमें जो 50 से बड़े हैं। एक वेरिफिकेशन मैं आपको दे देता हूँ इसके लिए, यहाँ पर एक नंबर है 18, मैं इसको 54 लिख रहा हूँ तो ये संख्या बढ़ के 69 हो जाएगी, देखो। तो 50 से बड़े नंबर काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लाइक दैट। समझ में आ गया? कुछ सवाल करना है? जब तुम कहते हो ना सवाल नहीं करना, मेरे मन में आता पूछ ले इनसे क्योंकि जब मैं पूछता हूँ ना सवाल करना है, इसका मतलब सवाल है यहाँ कुछ, समझ गए? बार बार भी मैं कब तक ही आप लोगों को शर्म, मतलब आज नहीं तो कल ले आना, कल का टाइम मिलेगा, अगले हफ्ते का टाइम मिलेगा, जब ले आना। मैं कब तक ही आप लोगों को सारा, पॉसिबल नहीं है। हो गया यहाँ तक डन? अच्छा,
चलो इसमें से वो नंबर निकालो जो नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर रेंज ले लो, नेगेटिव नंबर का लॉजिक लगा दो, ऐसे नंबर जो लेस देन 0 होते हैं, बस 2 नंबर ही नेगेटिव है, वो दिख भी रहे मेरे को 4 और 2 देखो, ठीक है ना, निकल जाएंगे। अच्छा अगला देखो क्या है, फाइंड आउट द नंबर्स दैट अकर मैक्सिमम टाइम, इस पूरे डाटा सेट में उस नंबर का पता करो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है मोड सिंगल, ठीक है, इसका नाम भी होता है मोड सिंगल। आप ये डाटा ले लो, ऐसे ले लिया, अभी जैसे एंटर करोगे आपके पास उत्तर आ जाएगा। 2 ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। कौन से मतलब हाईलाइट करने, 2 को, 2 को हाईलाइट कर दो, पकड़ो इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दो, जहाँ पर भी हाईलाइट की बात आती है, जहाँ पर भी हाईलाइट की बात आती है वहाँ पर क्या लगाते हैं, कंटेन। देखो कंटेन, कंटेन आ रहा होगा कहीं, इसमें कंटेन आ रहा है कहीं, या इक्वल टू कर लो ना, इक्वल टू आ रहा है कहीं, इक्वल टू कितना, 2। अब जहाँ जहाँ पे 2 होगा वो लाल लाल हो गए लाल लाल, बस इन्हें से पूछ रहा हो गया। नहीं सर ये नहीं कह रहा मैं। हाँ इतनी देर से कहानी चल रही थी जब नहीं टोक सकता था, खत्म होने के बाद ही बोल रहे हैं। मैक्सिमम जो निकल रहे हैं ना, मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं, दोनों सर डुप्लीकेट सेल वैल्यू लगाना पड़ेगा। वो हाईलाइट करने, जैसे मान लो 76 है, वही 2 बार आया बस, तो सिर्फ 76 ही बस 2 बार जहाँ दिख रहा है बस वो हाईलाइट हो जाए बस। अरे ये 2 जो दिख रहा है ना तेरे को, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो जो जहाँ जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो हाईलाइट हो तो गया। तो इतनी देर से क्या समझ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा था मैं, यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, पता है तेरे को क्या कर रहे हैं इसमें, बताओ। मैक्सिमम टाइम्स वो नंबर है जो मैक्सिमम आ रहा है। मैं नहीं समझा कुछ भी, ढंग से समझा। सर फाइंड आउट द नंबर जो मैक्सिमम बार आए हैं, हाँ वो नंबर हाईलाइट हो जाएंगे बस इससे। ऐसे काली ग्रह हाईलाइट हो जाएंगी। एक ये तो पर्टिकुलर निकालने हैं हाईलाइट के बाद में मेरे को चाहिए। सर मैं इसमें से इसमें फाइंड आउट ये तो है कि जो न्यूमेरिक 2 है ये सबसे ज़्यादा इसमें रिपीट हुआ है। इनका क्वेश्चन था कि ऐसे 2 नंबर जो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। 2 नंबर जैसे ये आया है 2 आउटपुट आया है कि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो मेरी थोड़ा सा डाउट होगा कि 2 इसमें इसके अंदर 2 ऐसे नंबर जो ज़्यादा ये नहीं है इनका क्वेश्चन, यही बोल रहा हूँ मैं। क्या सबसे बड़े इसे 2 इनके क्या तू बता तुम समझो। सर 76 है, पूरी मतलब पूरे इसमें 76 है जैसे, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, मान लो वो एक ही नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि जैसे इसमें इसने पूरे डाटा सेट में मुझे ये बताया कि ये संख्या है 2, ये जो 2 नंबर की संख्या है ना ये इस पूरे डाटा सेट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। क्वेश्चन ये है हमारा, हमें उस नंबर का पता करना है जो इस पूरे डाटा सेट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो हमने जब इस फॉर्मूले को लगाया तो उसने बता दिया 2 है वो नंबर। पर एक पे भी हो रहा है इसमें तो, हाँ एक पे भी हो रखा है हाईलाइट, आपको क्या पता, एक पे कहाँ हो रखा है हाईलाइट? सबसे लास्ट में फोल्डर में ये अरे ये तो मैंने कर रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये तो मैंने खुद लगा रखा है, अलग से लगाए थे। कुछ भी यार तुमको। बाकी कहाँ हो रहा है, ये खाली खाली सेल आ रही है हाईलाइट होने, ये भी एक है क्या हैं? और कोई डाउट किसी को? अच्छा अगला हमारे पास है फाइंड आउट द मिड वैल्यू, इस पूरे डाटा सेट की मिड वैल्यू पता करनी है ताकि हम इस डाटा सेट को 2 बराबर भागों में बांट सकें, ठीक है। तो इसका एक मिड नंबर निकाल लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है मीडियन। आप ये डाटा ले लो और इसमें जो भी उत्तर आएगा वो उसकी मिड वैल्यू, कितना आ गया उत्तर, तो 37 इसकी मिड वैल्यू है। सो मिड वैल्यू क्या होती है, अगर इस डाटा, अगर मैं 2 टीम बनाऊँ और दोनों टीमों को ये डाटा डिवाइड करूँगा तो एक टीम को बोलूँगा 37 से नीचे वाले नंबर तुम्हारे, 37 से बड़े वाले नंबर तुम्हारे। जब इन नंबरों को आप उठाना स्टार्ट करोगे तो दोनों टीम के पास आधे आधे नंबर पहुंच जाएंगे, तो 37 इनके बीच का नंबर है, दैट इज अ मिड पॉइंट। अभी कोई डाउट इसमें किसी का? 37 से नीचे वाले 1 हो गए, हाँ 37 से ऊपर 1 हो गए, 37 जो भी इंसानियत होगी ले लेगा एक एक्स्ट्रा एक नंबर जो है एक्स्ट्रा ले लेगा। 11 नंबर हैं अगर की, तो आधे नंबर डिवाइड करोगे तो 5 एक पे जाएंगे, एक जो नंबर बचेगा एक कोई ले लेगा एक्स्ट्रा। 11 नंबर हैं, उनको आधा आधा डिवाइड करके दिखाओ, हो सकते हैं कभी? तो वही है नंबर, वही है बीच का। लड़े चाहे ना लड़े, तुम कर देना जो दे रहा है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, जो है उसने दे दिया। और बताओ पॉइंटर ले सकते हैं,
कुछ भी आ सकता है, 37 ये पॉइंट में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट में कब आएगा? पॉइंट में आने की संभावना ज़्यादातर तब होती है जब मान लीजिए कुल नंबरों की संख्या 10 है। अब इसका बीच का पॉइंट क्या निकलेगा वो पॉइंट में बताएगा आपको। 10 का तो अरे तुम समझे नहीं, 10 नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं वो 10 नंबर रैंडमली। हाँ अब इनके मिड पॉइंट को क्या निकालोगे? 10, जो टोटल संख्या 10 है, इसका मिड पॉइंट क्या बताओगे? अरे 11 का तो मिड पॉइंट समझ में आता है, छठा वैल्यू। तुम लोगों को बिल्कुल समझाना पड़ता है। मैं सोचता हूँ समझ स्मार्ट होते हैं सैटरडे संडे को, थोड़ा सा इशारा देकर समझ जाते हैं। 11 नंबर है तो मिड पॉइंट छठा समझ में आता है। अगर 10 होंगे तो मिड पॉइंट कैसे समझोगे, है ना? तो जो पांचवा और छठा नंबर होगा ना, उसकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, वो पॉइंट में आ जाती है, उसको बोलते हैं मिड नंबर वहाँ पे। तो पॉइंट का जिक्र वहाँ हो रहा है, तुमने पॉइंट का जिक्र करा तो मैंने उसको एक्सप्लेन करा खाली कि पॉइंट वहाँ आता है। अपना थोड़ा परिपक्वता लाओ, मैच्योरिटी दिखाया करो तुम लोग यार। तो बताओ कुछ। ओके, अभी मैं पूछूं? मैं पूछ लेता यार, इतना भी कितना स्किप करेंगे हम। ठीक है, तुम लोगों ने पूछा, सारे उत्तर मिल गए तुम लोगों को अपने अपने। अब मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बस एक उत्तर देना आप लोग, ठीक है? अभी भी पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना है? ओके हो गया ना? यही होता है, तुम लोग जब पढ़ते हो ना कहीं पे भी कैसे भी, वो ऐसे ही होकर निपट जाता है। लेकिन जो सच में जानता है ना, भी कुछ और भी हो सकता है, वही तुमसे सवाल करेगा हमेशा। जो जितना जानता है उतना कराने के बाद कभी सवाल नहीं करेगा। क्यों फंसेगा? सोच के देखो, तुम खुद ही सोच के देखो, तुम कहीं से तुम किसी को पढ़ाते हो, टीच करते हो, तुम उतना पढ़ कर आए जितना तुम पढ़ा सकते हो, तो तुम्हारा कोटा खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब तुम क्यों ओखली में सर डालोगे? तो डालोगे, फंस जाओगे। अभी मैं पूछ रहा हूँ तुमसे सवाल, ईमानदारी से सवाल देना। ये तो हो गया, जैसे मैक्सिमम बार जो है रिपीट हुआ है वो 2 आया है। अब मान लो 2 चीज हैं वो बराबर बार रिपीट हुए हैं, उसका क्या है? ओके, तो इन्होंने सवाल करा है कि सर आपने नंबर मुझे बताया कि 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। क्या पता एक और नंबर ऐसा हो जो बिल्कुल इतनी ही बार रिपीट हो रहा हो? ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता ही नहीं हो सकता? तो हमें कैसे पता चलेगा उस चीज़ का? अगर ऐसा है तो उन सभी नंबरों की संख्या हमें बताओ, कौन कौन से नंबर हैं। अब जैसे 2 है, ये इसमें सबसे ज़्यादा बार बता रहा है रिपीट हो रहा है, लेकिन यार जरूरी है ये? क्या पता एक नंबर ऐसा भी हो जो इतनी बार रिपीट हो रहा हो? उसने नहीं बताया हमें, उसने अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक बताना था, एक बता दिया। ये भी तो हो सकता है, करेक्ट? हाँ, तो इसका उत्तर चाहिए तुमको। देखो, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मोड मल्टीपल। अभी आप ये डाटा ले लीजिए, तीन नंबर ऐसे हैं जो बराबर बार रिपीट हो रहे हैं। एक भी वही नंबर है जो 12 बार मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 2 भी और 3 भी। अब इसकी संख्या का हम आइडिया कैसे लगाएंगे? एक फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, काउंटिव। मैं चेक करूँगा इस डाटा सेट के अंदर 2 नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर? 2 नंबर, ये वाला नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसने मुझे बताया 12 बार रिपीट हो रहा है। अब मैं सबका निकाल लूँगा। देखो सभी नंबर ये 12 बार रिपीट हो रहे हैं। उसकी प्रायोरिटी कुछ भी निकाल ले, उसमें क्या दिक्कत है? 3 लोग हैं, एक को इनाम देना है तुम्हें। अरे 3 है, एक को देना है इनाम, तुम किसी को भी दे दो, जो पहले काउंटिंग में आ जाएगा, जो पहले हाथ आ जाएगा उसको दे दोगे तुम। ठीक है, इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है इसकी। जो इसकी गिनतियां पहले जहाँ से जिसको मिल गया 12 है उसमें रुक गए। मिल गया जवाब? अभी मैं पूछ लूँ? ठीक है, तो मुझे ये बताओ इस पूरे डाटा सेट के अंदर वो कितने नंबर हैं जिनकी संख्या 50 और 70 के बीच में है, उन्हें काउंट करो। आप मत बताना अभी। 50 और 70 के बीच में? हाँ, चलो छोड़ो, तुम ये बताओ यही बताओ, फिर तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा।
निकाल लो ना। अब मैंने होमवर्क दे दिया तुमको, ये होमवर्क है, ठीक है। और मैंने होमवर्क जब ही दिया है जब तुमने अपना पूरा पेट भरा है, ठीक है। अब सर अब सब कुछ आ गया, अब पूछ लो सवाल, तब दिया है मैंने। अब इसको करके देखो कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है, अब कर लिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अपना जो बेसिक फॉर्मूले थे मैथमेटिक्स के वो भी देख लिए हमने, और वो भी कर लिया, क्या बोलते हैं, डेट और टाइम के रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर कंप्लीट